चलो अब हमें क्या पढ़ना है, लाइफ साइकिल ऑफ HIV। उससे पहले मैं तुम्हें नॉर्मल बात बता रहा हूं, क्योंकि तुम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी नहीं पढ़े हो तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम्हें, ठीक है। एक बार बताओ, क्या ये पता है कि DNA से RNA बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बहुत अच्छा। और RNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलो। ट्रांसलेशन। तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन एंड दिस इज ट्रांसलेशन, ठीक है। अब मुझे बताओ, कल को अगर RNA से DNA बनने लग जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्या मैं इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल सकता हूं? बोलो। यस सर। अब सुनना ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम को क्या मैं ट्रांसक्रिप्टेज कह सकता हूं? यस। तो क्या मैं इसी तरीके से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कह सकता हूं? जल्दी बोलो। यस सर। अब सुनना, ये जो RNA बन रहा है, यस सर। ये जो RNA बन रहा है, RNA से प्रोटीन बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। अब सुनना ध्यान से, DNA से RNA बनने के प्रोसेस, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस चलता है ट्रांसक्रिप्शन, या फिर बोलो ये पूरा, हाँ पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन, ये चलता है कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। मैं यूकेरियोट्स की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। कहाँ चलता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। मगर ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन, ये चलता है साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म में। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इस RNA को, RNA बनेगा कहाँ? न्यूक्लियोप्लाज्म में। हेलो, RNA बनेगा न्यूक्लियोप्लाज्म में, लेकिन वो चलाएगा ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि RNA को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस करके आना पड़ेगा कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ये बात समझ में आया? साइटोप्लाज्म। हाँ, तो अगर ये बात समझ में आ गया तो अब लाइफ साइकिल समझ में आ जाएगा। यस चलो आ सर। जाओ। तो लाइफ साइकिल समझाने से पहले मैं यहाँ पे HIV का डायग्राम बना रहा हूँ। मुझे सपोर्ट करना, मुझे बताना कि मैंने क्या बनाया है। मैं यहाँ पे HIV का डायग्राम बना रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर बायलेयर बना रहा हूँ। किस चीज का बायलेयर है, सोच समझ के बताना कि ये किस चीज का बायलेयर हो सकता है। ये वायरस का बायलेयर बना रहा हूं मैं। बताओ ये किस चीज का बायलेयर हो सकता है? जल्दी बोलो। क्या ये फॉस्फोबायलिपिड लेयर है? बोलो। आउटर प्रोटीन, इनर प्रोटीन। नहीं, मैं अभी इन्वेलप बता रहा हूँ, इन्वेलप। यस। और इस इन्वेलप में जो धसा हुआ है, उस धसे हुए का नाम बोलो जल्दी से। GP41 और बहुत अच्छा। GP120। नहीं, जो धसा हुआ है वो GP41, और जो बाहर निकला हुआ है वो GP120। GP120। तो ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड लेयर मिलके क्या बनाता है? वायरस का इन्वेलप। क्या बनाता है? इन्वेलप। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये इन्वेलप तैयार हो गया। अब प्रोटीन कोड बनाऊं? तो मुझे बताओ जल्दी, सब प्रोटीन कोड में मैं बाहर की तरफ कौन सा प्रोटीन कोड बनाऊं? जल्दी बोलो। ये मैं बाहर की तरफ बना रहा हूं, जल्दी बताओ ये बाहर वाला प्रोटीन कोड किस चीज का है? आउटर प्रोटीन कोड। आउटर प्रोटीन कोड, क्या नाम है इसका? जल्दी बोलो। P17। 17, हाँ बहुत अच्छा, P17। P17। और उसके अंदर मैं एक और प्रोटीन कोड बना रहा हूँ, दिस वन। इसका क्या नाम है? P24। बहुत अच्छा, P24। उसमें मैं ये दो मोलिक्यूल ये क्या बना रहा हूँ? RNA। सिंगल स्टैंडर्ड RNA। उसके साथ मैंने एक एक एंजाइम अटैच किया, क्या नाम है? जल्दी बोलो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये वाला एंजाइम एक है, इसका क्या नाम है? एक सिंगल प्रोटीएज। ठीक है, एक और एंजाइम है, एक और एंजाइम है यहाँ पे बिखरा पड़ा, उसका क्या नाम है? इंटीग्रेज। चलेगा? और इस पूरे पार्ट को एक साथ मिला के मैं बोलूंगा इस पूरे पार्ट को मैं एक साथ मिला के बोलूंगा कोर पार्ट, जिसमें इन्वेलप नहीं होगा। और ये है HIV। तो HIV का स्ट्रक्चर क्लियर है ना? अब हम चलते हैं मैक्रोफाज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? मैक्रोफाज। याद करो अपना वो मैक्रोफाज। सो दिस इज द मैक्रोफाज। ओके, एनी प्रॉब्लम? मैक्रोफाज। बताओ मैक्रोफाज यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल? जल्दी बोलो। यूकैरियोटिक सेल। तो क्या मैं उसमें न्यूक्लियस बना दूं? दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली या सिंगल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। जगह जगह पे पोर होगा, क्या नाम से जानते हैं उसको?
अरे न्यूक्लियर पोर, और किस नाम से जानोगे उसको? यस सर, न्यूक्लियर पोर। तो दिस इज द न्यूक्लियर पोर एंड दिस इज द न्यूक्लियस। अब मुझे बताओ, इस न्यूक्लियस के अंदर इस माइक्रोफाज का अपना खुद का डीएनए होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसा डीएनए होगा, लीनियर या सर्कुलर? यूकेरियोट्स का है लीनियर, लीनियर। ठीक है। तो ये क्या है, होस्ट डीएनए है। लिख दूं यहाँ पे, होस्ट मतलब कि ये मैक्रोफाज एज अ होस्ट एक्ट करेगा। अभी होस्ट जीनोमिक डीएनए, होस्ट जीनोमिक डीएनए, ओके। और ये पूरा क्या है, मैक्रोफाज है। ये सेल पूरा क्या है, मैक्रोफाज है, ओके। अब सुनना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि इसके ऊपर CD8 रिसेप्टर्स होते हैं। किसके ऊपर? मैक्रोफाज के ऊपर। तो ये लो, मैं CD8 रिसेप्टर बना रहा हूं यहाँ पे, किस तरीके से, तो आप देखना, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो करता है। किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री शो करता है? GP120 या GP41? GP120। बहुत अच्छा, GP120 के साथ। तो ये लो, ये क्या है, दिस वन इज द एक्चुअली CD8 रिसेप्टर, चलेगा। एंड दिस इज द GP120 ऑफ द वायरस इनवेलप। अब समझना ध्यान से, ये क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म है, ओके। ये है साइटोप्लाज्म, ओके। एक बात बताओ, क्या ये वायरस अपना नॉर्मल, ये वायरस अपने डीएनए का, क्या ये अपना नॉर्मल डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनाता होगा? मतलब ये नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता होगा, यस और नो? अरे हाँ, ट्रांसक्रिप्शन करके बनाता होगा ना, टीसी लिख देता हूं, ट्रांसक्रिप्शन। देन ये आरएनए इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहां जाता होगा, जल्दी बोलो? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में। और आरएनए से क्या बनता होगा, जल्दी बोलो? प्रोटीन। प्रोटीन। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका अपना दुनिया चल रहा है, नो प्रॉब्लम, मस्त चल रहा है। दिस इज अ ट्रांसलेशन। तो इसका अपना दुनिया चल रहा है। लेकिन अब कल को क्या हुआ, HIV वायरस आया बॉडी में, HIV इन्फेक्शन हो गया। किस किस तरीके से हो सकता है मैंने बता दिया, और HIV माइक्रोफाज के संपर्क में आ गया। अब यहाँ पे 3 बातें होगी। सबसे पहले इस GP120 और इस CD8 रिसेप्टर का मैचिंग होगा, फर्स्ट वन। इन दोनों के बीच में अगर मैचिंग हो गया, हो ही जाएगा, इन दोनों का कंपैटिबिलिटी है, मैचिंग हो गया। तो सेकेंड क्या होता है, यहाँ पे कुछ कीमोकाइन रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? कीमोकाइन रिसेप्टर, जैसे CCR5, CXCR4, कीमोकाइन यानी कि केमिकल्स रिसेप्टर। कुछ केमिकल सिक्रीशंस होगा इन दोनों के बीच में, और वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। अगर वो अलाउ कर गया इसके बाइंडिंग को, HIV बाइंडिंग को मैक्रोफाज के साथ, तो फिर आगे प्रोसीड होगा। सपोज करो कि अलाउ हो गया, देन एक और रिसेप्टर है वहां पे, फ्यूजिन रिसेप्टर। कौन है? फ्यूजिन रिसेप्टर। अगर ये तीनों काम हो गया, क्या? GP120 और CD8 रिसेप्टर का कंपेटिबिलिटी, देन कीमोकाइन रिसेप्टर का मैचिंग, CCR CXC5, का मतलब कीमोकाइन रिसेप्टर 5 एंड CXCR4, और ऐसे ही फ्यूजन रिसेप्टर। अगर ये तीनों फाइनलाइज हो गए, मैचिंग है, तो बताओ क्या वायरस बाइंड कर जाएगा? हाँ, वायरस विल बाइंड टू द CD8 रिसेप्टर ऑफ माइक्रोफाज। अब पता क्या होगा, ये वायरस का इन्वेलप बाहर रह जाएगा, और वायरस का इन्वेलप फ्यूज करेगा ना, जहां से फ्यूज करेगा, ये देखो, जहां फ्यूज करेगा वहां, तो अब क्या हो जाएगा, ये सारे रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, ये सारे रिसेप्टर मेम्ब्रेन में एम्बेड होके साइड हो जाएंगे। और ये पूरा जो कोर पार्ट दिख रहा है ना, कौन? ये पूरा कोर पार्ट अंदर आ जाएगा। तो बताओ कोर पार्ट में क्या क्या है, जल्दी बोलो? आउटर प्रोटीन कोट, इनर प्रोटीन कोट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीएज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ इंटीग्रेज। यस और नो? पूरा कोर पार्ट अंदर आया, बस केवल कोर आया। इन्वेलप कहां रह गया? इन्वेलप बाहर रह गया, यहाँ पे इन्वेलप बाहर है, इन्वेलप अंदर नहीं आता। अब सुनो, ये आने के बाद ये तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम पड़े रहते हैं, यस और नो? साइटोप्लाज्म के एंजाइम फटाफट इस प्रोटीन को गलाएंगे। किसको? आउटर प्रोटीन कोट P17 एंड इनर प्रोटीन कोट P24, उसको गला देंगे। गल गया। अब क्या बचा, जल्दी बोलो क्या बचा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA 2 मॉलिक्यूल। और ये तुरंत अपने साथ क्या लेके गया, जल्दी बोलो?
दोनों मोलिक्यूल जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अपने साथ क्या लेके गया, इंटीग्रेज, सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लेके गया है, जल्दी बोलो। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ये तुरंत रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से क्या बना लेता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो बताओ वायरस का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहां बना, वायरस के बॉडी के अंदर या होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में, जल्दी बोलो। होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। होस्ट सेल का साइटोप्लाज्म में। अब क्या करता है ये पूरा एंजाइम, कौन, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, ये सब भी तब तक अंदर मूव करके चल गया। ये लो, ये आ गया प्रोटीएज, ये लो, ये आ गया इंटीग्रेज। प्रोटीएज अंदर नहीं जाता है, इंटीग्रेज जाता है। तो ये लो इंटीग्रेज आ गया अंदर, प्रोटीएज बाहर ही है, ये इंटीग्रेज है, लो लिख देता हूं, इंटीग्रेज है ये, और ये प्रोटीएज है, वो बाहर ही रह गया, इंटीग्रेज अंदर चल गया है न्यूक्लियर पोर के थ्रू, ठीक है। और अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी आ गया इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर आ गया, ये लो। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करता है, ये इतना हाइपर एक्टिव होता है, इतना हाइपर एक्टिव होता है, ये वायरल डबल, ये वायरस का डीएनए, हेलो, वायरल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये इतना एक्टिव होता है कि जो होस्ट का जीनोमिक डीएनए है ना, उसमें कट लगाता है। क्या करता है उसमें, और भी प्रोसेस होता है यहाँ पे, मैं नहीं बता रहा हूं, उसमें कट लगाता है और अपने डीएनए को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को होस्ट के जीनोम के साथ क्या करता है, अटैच कर देता है। हो गया अटैच। और ये अटैच करने में कौन हेल्प करता है, इंटीग्रेज। कौन हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, इंटीग्रेज। एक ही मॉलिक्यूल है, दोनों जगह बाइंड करा दिया, ठीक है। लो बाइंड हो गए, फाइनली हो गए, फिर इंटीग्रेज वहां से हट जाएगा, इंटीग्रेज का काम हो गया, ठीक है, फिर इंटीग्रेज हट जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या ये इस होस्ट जीनोमिक डीएनए का एक हिस्सा बन चुका है ये वायरल डीएनए, यस और नो? तो जब जब भी ये वायरल डीएनए अपना रेप्लिकेशन कर रहा होगा तो वो अपना नंबर भी बढ़ा रहा होगा, मतलब ये होस्ट जीनोमिक डीएनए जब अपना रेप्लिकेशन कर रहा होगा तो अपना नंबर भी बढ़ा रहा होगा, यस और नो? हाँ बिल्कुल। अब जो मेन बात है, अब जो मेन बात है, क्या ये होस्ट जीनोमिक डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, हेलो, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो आरएनए जो बनेगा, जो पहले इस होस्ट सेल का आरएनए बनता था वो तो बन ही रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, किस पर्टिकुलर सेगमेंट से भाई, इस पर्टिकुलर सेगमेंट से जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा यही वाला आरएनए, हेलो, उससे बनेगा वो आरएनए। तो क्या मैं उसको ये बोल सकता हूं, दिस इज द वायरल आरएनए? अरे बोलो, वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यस और नो? बोलो जल्दी से। देन वायरस का जो होस्ट सेल का भी जो अपना आरएनए वो भी बाहर आएगा, लेकिन क्या उसके साथ, क्या उसके साथ वायरल डबल स्ट्रैंडेड, वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी बाहर आएगा, यस और नो? यस सर। अब ये जो आरएनए है, मतलब वायरल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये दो तरीके के होंगे, सुनना ध्यान से। एक तो होंगे जो एमआरएनए की तरह एक्ट करेगा, मतलब जो प्रोटीन बनाने जाएगा, और एक वो होंगे जो जीनोम बन जाएगा फिर से। अब सुनो, जो एमआरएनए की तरह एक्ट करेगा तो क्या वो ट्रांसलेशन चलाएगा, जल्दी बोलो? तो क्या वो प्रोटीन बनाएगा, जल्दी बोलो? और प्रोटीन में क्या क्या बनाएगा, मैं लिख रहा हूं, क्या वो प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41, क्या वो P17 और क्या वो P24 बना लेगा, यस और नो? यस सर, बना लेगा। लेकिन ये सब के सब अभी इनएक्टिव है, क्योंकि इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी अटैच है। अब आएगा कौन, प्रोटीएज। कौन आएगा, प्रोटीएज। इन सभी इनएक्टिव को क्या कर देगा, एक्टिव। कौन, प्रोटीएज मॉलिक्यूल। तो बताओ वो सब एक्टिव हो जाएंगे, वो सब एक्टिव हो चुके हैं। अब बताओ, क्या कुछ वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोमिक आरएनए की तरह एक्ट कर रहे थे, यस और नो? जीनोमिक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की तरह बच गए थे, बताओ? अब क्या करेंगे, बहुत सारे बचे हुए हैं, अब क्या करेंगे, दो दो मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अराउंड, सुनना ध्यान से। अच्छा एक बार बताओ, ये जो प्रोटीन है क्या इसी में से आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बना होगा, यस और नो? क्या इसी में से प्रोटीएज भी बना होगा? क्या इसी में से इंटीग्रेज भी बना होगा? क्योंकि एंजाइम आर प्रोटीन, एंजाइम आर प्रोटीन, सब के सब बन गए होंगे इस एमआरएनए से, यस और नो? बन गया होगा। अब क्या करेंगे, इस दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ एक एक इंटीग्रेज जोड़ेंगे, एक एक इंटीग्रेज जोड़ेंगे, बाकी एक एक मॉलिक्यूल प्रोटीएज और इंटीग्रेज का लाके, और इन सारे प्रोटीन से पहले क्या करेंगे, आउटर प्रोटीन कोट, ये देखो यहां पे आउटर प्रोटीन कोट तैयार हुआ, देन इनर प्रोटीन, सॉरी पहले इनर प्रोटीन कोट तैयार हुआ, देन आउटर प्रोटीन कोट तैयार हुआ। तो बताओ, जो कोर पार्ट आके गला था, क्या एक नया कोर पार्ट फिर से बन गया, जल्दी बोलो?
बन गया? यस सर। मुझे बताओ ऐसा एगो कोर पार्ट बना हाँ होगा, बन गया। ऐसा एगो कोर पार्ट बना होगा या मेनी? हजारों बने होंगे। अरे भैया ये तो आता ही जा रहा है ना, बहुत सारा बना। ऐसे तो आते जा रहा है ना, ये तो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कोर पार्ट बनकर तैयार है, ये लो कोर पार्ट बनकर तैयार है। अच्छा बताओ, साथ में जीपी 120 और जीपी 41 भी वहां पे किनारे में बनकर तैयार है साइटोप्लाज्म में। अब क्या होगा, ये कोर पार्ट इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। किसके मेम्ब्रेन के साथ? ये सेल मेम्ब्रेन किसका है? होस्ट का मेम्ब्रेन है, उसके साथ अटैच होगा। और पता है अटैच होके कुछ अटैच होके उसी में जगह जगह पे क्या धांस लेगा, क्या उसमें अटैच कर लेगा? GP41। ये लो, ये क्या अटैच हो गया? GP41। और GP41 के बाहर क्या हो गया? जल्दी बोलो, GP120। और फाइनली बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, GP120, फाइनली बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। कैसे? देखो, ले आया बायोलिपिड लेयर, और ये ले आया आउटर प्रोटीन कोट, और ये ले आया इनर प्रोटीन कोट, और ये ले आया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए 2 गो, उसके साथ एक एक इंटीग्रेज, उसके साथ एक प्रोटीएज और एक सॉरी 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एक इंटीग्रेज एक प्रोटीएज। क्या एक नया एचआईवी तैयार हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस से रिलीज हो गया। तब मुझे बता प्रोटीन कोड कौन दिया? प्रोटीन तो उसका खुद का बनवाया, लेकिन लिपिड कोड कौन दिया? लिपिड कोड कौन दिया? मैक्रोफाज। तो क्या मैक्रोफाज का लिपिड कोड घट गया होगा? हाँ। तो मैक्रोफाज क्या फिर से अपना लिपिड कोड बना लेगी? हाँ। अब मुझे एक बार बताओ, इस पूरे प्रोसेस में क्या मैक्रोफाज का बस्टिंग हुआ? नहीं, बस्टिंग कहाँ हुआ? वो तो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस निकालती जा रही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस तरीके से चलता रहा, एचआईवी आया, यहाँ पे GP120 CD8 रिसेप्टर का मैचिंग हुआ, फिर कीमोकाइन रिसेप्टर का मैचिंग हुआ, फ्यूजन रिसेप्टर का मैचिंग हुआ, देन कोर पार्ट अंदर आया, कैप्सिड जो आउटर प्रोटीन कोट इनर प्रोटीन कोट था 17 और 24 डिसॉल्व हो गया साइटोप्लाज्म में, आरएनए फ्री हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चला, वायरल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना, आया न्यूक्लियोप्लाज्म में, इंटीग्रेज के हेल्प से होस्ट जीनोमिक डीएनए के साथ अटैच हुआ। अब वो पर्टिकुलर वायरल डीएनए का भी ट्रांसक्रिप्शन हुआ, वायरल आरएनए बना, बाहर आया साइटोप्लाज्म में, कुछ आरएनए एज अ जीनोमिक आरएनए रह गए और कुछ आरएनए चले गया ट्रांसलेशन करने, बन गया प्रोटीन। सारे प्रोटीन बने जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में कौन कौन? GP120, GP41, P17, P24। और फंक्शनल में कौन कौन? एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज, सबके सब प्रोटीन बन गए, एंजाइम बन गए। अब क्या हुआ? बस असेंबली हुआ और बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस नया एचआईवी बाहर आया। तो क्या ये प्रोसेस चलता रहेगा? यस और नो? दिस इज कॉल्ड एज यस सर लाइसोजेनिक साइकिल। क्या बोला? नॉट लाइटिक। लाइटिक में तो क्या होता है? बस्ट। लाइटिक नहीं है ये। क्या मैक्रोफाज बस्ट हुआ है? नहीं। दिस इज द लाइसोजेनिक। यहां पे वायरल पार्टिकल का जेनरेशन हो रहा है, मैक्रोफाज बस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मैक्रोफाज एक्ट एज द फैक्ट्री ऑफ एचआईवी? यस और नो? ये एचआईवी की फैक्ट्री की तरह। सर और ये सब इसलिए हुआ है कि जो वायरल डीएनए है ना, ये बहुत खतरनाक डीएनए है। ये क्या करता है? इस जीनोमिक डीएनए को हाईजैक कर लेता है, हैक कर लेता है, और फिर जो बोलता है ये उसको वही करता है। बोलता है ट्रांसक्रिप्शन करो, रेप्लिकेशन करो, जो करना है करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। और इस तरीके से एचआईवी अपना नंबर बनाता है। अब बोलोगे सर इसका नंबर बढ़ने से क्या नुकसान है? नुकसान है, जब एचआईवी स्टार्टिंग में आता है इन्फेक्शन में बहुत ही कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में, 5 साल लगता है इसको अपना नंबर बढ़ाने में। इतना नंबर बढ़ा लेगा 5 साल बाद कि ये पता है किसको अटैक करेगा। अब इसके पास बाहर क्या है? बोलो, GP120 है ना, तो बता GP120 एक और सेल के साथ अटैच कर सकता है। CD4 रिसेप्टर, सॉरी CD8 नहीं, CD4 है ना, CD4 है या 8 है, घूम जाओ। टी हेल्पर के पास क्या होता है? टी हेल्पर है ना, तो CD4 होगा यार, CD8 क्यों लिख दिया मैंने? CD4 ना। हाँ तो बताओ CD4 रिसेप्टर और कहाँ होता है? टी हेल्पर। अभी मैक्रोफाज का बता दिया। टी हेल्पर के पास 5 साल के बाद एचआईवी का इतना नंबर बढ़ जाएगा बॉडी में कि ये जाके टी हेल्पर के साथ बाइंड करेगा, और टी हेल्पर के साथ बाइंड करके ये लाइसोजेनिक साइकिल नहीं चलाएगा,
टी हेल्पर को किल कर देगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि टी हेल्पर इसको एज एक्सोजीनियस एंटीजन की तरह एक्ट करे, मतलब कि रिकॉग्नाइज करेगी, और पूरा का पूरा टी हेल्पर का काउंट घटता जाएगा। तो बताओ टी हेल्पर का काउंट घटेगा, क्या वो सीएमआई का पार्ट था, और क्या वही टी हेल्पर एक्टिवेट होकर एमआई को भी एक्टिवेट करता था, याद करो। तो क्या ओवरऑल इम्यून रिस्पॉन्स घट जाएगा? हाँ, पहले सीएमआई फिर एमआई भी, ओवरऑल इम्यून रिस्पॉन्स घट चुका है यहाँ पे, और इस तरीके से आपको इतना टी हेल्पर का नंबर घट जाएगा कि अब छोटे मोटे पैथोजन आके तुमको डिजीज करा जाएगा। इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि और क्या क्या होगा। अभी लाइफ साइकिल समझ में आ गया, एचआईवी का लाइफ साइकिल क्या है, कैसे आके अटैक करके अपना नंबर बढ़ाया। दिस इज द लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल। अब सुनना ध्यान से, ये जो मैंने बात किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कौन, ये जो P24 है, जब ये सेल के अंदर आता है ना, सेल के अंदर मैक्रोफाज के अंदर, तो मैक्रोफाज उसको MSC2 के हेल्प से सरफेस पे प्रेजेंट कर देता है। तो क्या वो एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स की तरह एक्ट कर रहा है, यस और नो? MSC2 की मदद से हेल्प उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस P24 अंदर वाला एक्ट एज द एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ HIV इन ह्यूमन मैक्रोफाज होस्ट सेल। इस पूरी बातों का डायग्राम विथ थ्योरी आपके नोट्स में डिटेल में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लोगे, पढ़ लोगे इसको। देखो यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, ये थ्योरी देख लेना। देन अब बता रहा हूं, सर ये हुआ डायग्राम, अब बता रहा हूं थ्योरी। थ्योरी कहाँ है? ये रहा थ्योरी, ये पूरा थ्योरी है, दिख रहा है? अरे दिख रहा है? तो आज नोट्स में यहां तक पढ़ लेना। अब बात करते हैं NCERT की। तो NCERT में आज पेज नंबर बता रहा हूं, NCERT में आज पेज नंबर 154 से 154 से 156 यहां पे पढ़ना शुरू करना, हेडिंग नंबर 8.3 से, और यहां पे पढ़ लेना 156 पे फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट, फर्स्ट पैरा कंप्लीट। चलो यहां तक कोई डाउट है? No, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।